शहर के दिल में नसों की तरह धड़कती उस सड़क पर उस दिन भी हमेशा की तरह भीड़ का तालमेल था। धूल और धुएं से भरी गर्म हवा में इंसानों के पसीने और वाहनों के निकलने वाले धुएं की गंध चारों तरफ फैली हुई थी। सड़क के किनारे बरगद के पेड़ की छांव को तरसते हुए ललिता ने अपनी छोटी सी सब्जी की ठेली को संभाल कर रखा और आकाश की ओर देखा। चिलचिलाती धूप का कोई राहत नहीं थी। माथे से बहता पसीना उसकी झुर्रियों भरी गालों पर रास्ता बनाता हुआ नीचे बह रहा था। उसके हाथों में हरी मिर्च और अदरक की तीखी गंध थी। दशकों की मेहनत ने उन हाथों पर खुरदरे निशान छोड़ दिए थे। फिर भी उन हाथों ने हर सब्जी को ऐसे संभाला जैसे कोई मां अपने बच्चे को प्यार से थपथपाती है। लाल टमाटर, चमकती बैंगन, ताजी हरी मिर्चें, ये सब सिर्फ उसकी आजीविका नहीं थी बल्कि उसके आत्मसम्मान का प्रतीक भी थीं। हर गाड़ी के हॉर्न की आवाज और लोगों के शोर में ललिता का मन बेचैन नहीं हुआ। सालों से यह सड़क उसके जीवन का हिस्सा थी। जब उनके पति राघवन एक बरसात के मौसम में बुखार से गुजर गए, तब छोटी सी कीर्ति को लेकर क्या करें यह समझ नहीं पाई थी। उस समय से इस सड़क ने उन्हें आश्रय दिया। इस ठेली की कमाई से ही कीर्ति ने पढ़ाई की, बड़ी हुई और आज शहर में एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल कर अपने पैरों पर खड़ी थी। कीर्ति, उस नाम को याद करते ही ललिता के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान खिल गई। वो एक होनहार लड़की थी, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जीवन को समझने में भी। शहर के बड़े ऑफिस में काम करने वाली अपनी बेटी की तस्वीर उनके मन में उभरी। कितनी जल्दी समय बीत गया। दीदी, 1 किलो टमाटर का क्या भाव है? विचारों से जागते हुए ललिता ने सिर उठाकर देखा। ये उनकी नियमित ग्राहक शांतम्मा थीं। शांतम्मा के लिए मैं ज्यादा नहीं लूंगी, 50 रुपए दे देना। सौदा पूरा होने के बाद शांतम्मा चली गईं और ललिता फिर अकेली रह गईं। कीर्ति ने कई बार कहा था, अम्मा अब ये मेहनत छोड़ दो, मेरे साथ रहने क्यों नहीं आती? लेकिन अपनी मेहनत से कमाए इस छोटे से आय के सुख को छोड़कर कहीं और जाने को ललिता का मन तैयार नहीं था। ये उनकी दुनिया थी, यहां वो किसी के अधीन नहीं थी। वो अपनी बेटी पर बोझ भी नहीं बनना चाहती थीं। अचानक सड़क का माहौल बदल गया। दूर से पुलिस जीप का सायरन सुनाई दिया। लोगों में खलबली मच गई। सड़क किनारे ठेली लगाने वाले दुकानदार जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे। क्या हुआ, क्या बात है? ललिता ने पास की फूल बेचने वाली से पूछा। कोई मंत्री आ रहा है, जल्दी ठेली हटाओ वरना पुलिस वालों की गालियां सुननी पड़ेंगी। ललिता को भी जल्दी हो गई। उन्होंने सब्जियां समेटकर टोकरी में डालना शुरू किया, हर चीज को सावधानी से, बिना नुकसान के। उनकी हरकतों में उम्र का एक धीमापन था। तभी पुलिस जीप उनके पास रुकी। उसमें से उतरे एसआई रविंद्रन के चेहरे पर सत्ता का घमंड और काम के बोझ की अधीरता साफ दिख रही थी। उनकी आंखें चारों ओर घूमी। रास्ता रोकने वाली हर चीज को वो घृणा से देख रहे थे। ये क्या है? कान नहीं सुनता? हटाने को कहा था ना? रविंद्रन की आवाज सड़क पर गूंजी। ललिता ने डरते हुए उनकी ओर देखा। बस साहब, हटा रही हूं, 1 मिनट। उनकी आवाज कांप रही थी। लेकिन रविंद्रन को वो 1 मिनट इंतजार करने की धैर्यता नहीं थी। उनके सीनियर वायरलेस पर चिल्ला रहे थे। वो सारा गुस्सा सामने खड़ी उस असहाय औरत पर उतर आया। तुम लोगों को समझ में नहीं आता। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रविंद्रन ने अपने बूट वाले पैर से ललिता की सब्जी की टोकरी पर जोरदार लात मारी। धड़ाम की आवाज के साथ प्लास्टिक की टोकरी उछलकर दूर जा गिरी। उसमें रखे टमाटर, बैंगन, हरी मिर्चें सब टार की सड़क पर बिखर गए। कुछ गाड़ियों के पहियों के नीचे कुचल गए। ललिता की एक दिन की मेहनत और उम्मीदें उस टार की सड़क पर चूर हो गई। एक पल के लिए ललिता को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। सड़क का शोर थम गया। लोग उन्हें घूर रहे थे। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी, कुछ के चेहरों पर डर। थोड़ा दूर खड़ा एक नौजवान अपने मोबाइल फोन को उनकी ओर करके वीडियो बना रहा था। ये ललिता ने नहीं देखा। आइंदा इस रास्ते पर दिखाई मत देना, रविंद्रन चिल्लाते हुए अपनी जीप में चढ़कर चले गए। ललिता को रोना नहीं आया, शब्द गले में अटक गए। अपमान का भारी बोझ उनके कंधों पर दब गया। आसपास की नजरें तीर की तरह उनके दिल में चुभ रही थीं। वो धीरे से नीचे बैठ गईं। एक कुचला हुआ टमाटर हाथ में लिया। उससे निकलने वाला रस उनकी हथेलियों की रेखाओं से बहता हुआ जमीन पर टपका। वो सिर्फ टमाटर का रस नहीं था, एक मां के आत्मसम्मान का रस था।
उस पल उस सड़क पर वो बिल्कुल अकेली थीं, पूरी तरह अकेली, जैसे कोई सहारा न हो। सड़क के शोर से बचकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचने पर ललिता को एक भारी खामोशी ने घेर लिया। दरवाजा बंद करते ही बाहरी दुनिया से रिश्ता टूट गया, लेकिन मन में लगी चोट की यादें बंद दरवाजे के भीतर भी उन्हें सता रही थीं। वो रोई नहीं, रोने की भी हिम्मत नहीं थी। वो एक तरह का सुन्नपन था। सीधे रसोई में गईं और बार बार साबुन से हाथ धोए। टार की सड़क और कुचली हुई सब्जियों की गंध उनके हाथों से नहीं जा रही थी। कोने में टूटी पड़ी सब्जी की टोकरी को उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की। हर नजर एसआई रविंद्रन के बूट वाले पैर की तरह उनके सीने पर चोट करती थी। काश कोई न देखता, काश कोई न जानता, मन में यही ख्याल था। लेकिन सड़क पर उन घूरती नजरें अब भी उन्हें जला रही थीं। सबसे बड़ा डर कीर्ति को लेकर था। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं। अपनी बेटी के सामने वो इतनी असहाय नहीं दिखना चाहती थी। भूख नहीं थी, फिर भी कुछ खाने का दिखावा करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा कांजी लिया। हर घूंट गले में कांटे की तरह अटक रहा था। अपमान ने पेट की आग को बुझा दिया था। उसी समय ललिता को बिना जाने उनके जीवन की कहानी एक मोबाइल फोन से दूसरे में तेजी से फैल रही थी। त्रिशूर पुलिस की गुंडागर्दी के शीर्षक के साथ वो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रहा था। पहले सैकड़ों में शुरू हुआ, दर्शकों का आंकड़ा घंटों में हजारों और लाखों तक पहुंच गया। कमेंट्स के रूप में समाज दो हिस्सों में बंट गया। बेचारी वो अम्मा, इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे पुलिस वालों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। सड़क पर रास्ता रोककर व्यापार करना भी क्या सही है? जो भी हो, एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। चर्चाएं गर्म हो गईं। स्थानीय ऑनलाइन न्यूज चैनल्स ने वीडियो को उठा लिया। ललिता का चेहरा ब्लर करके आवाज बदलकर खबरें चलने लगीं। उस वीडियो में दिख रही असहाय औरत कौन थी, उसका जीवन क्या था, यह जाने बिना पूरा समाज उसके लिए आवाज उठा रहा था या उसे दोष दे रहा था। शाम ढलने पर ललिता का फोन बजा। कीर्ति होगी, यह सोचकर उनका दिल धड़का, लेकिन वो पड़ोस की सुमति थी। दीदी, मैंने वो वीडियो देखा। कोई बात नहीं, आपको कुछ हुआ तो नहीं? ललिता का खून ठंडा पड़ गया। जिस बात का डर था वही हो गया। दुनिया को पता चल गया। कौन सा वीडियो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कांपते स्वर में झूठ बोलकर उन्होंने जल्दी फोन रख दिया। बाहर अंधेरा फैल रहा था, लेकिन उससे भी बड़ा एक साया उनके जीवन पर पड़ चुका था। वो रहस्य जो वो छुपाना चाहती थी, अब उनका नहीं रहा। त्रिशूर कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल की ठंडी खामोशी में आगामी जल वितरण योजना पर चर्चा चल रही थी। मीटिंग की अगुवाई कर रही थी सब कलेक्टर कीर्ति आईएएस। गंभीरता से सामने रखे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की संख्याओं पर नजर डालते हुए वो इंजीनियर वर्गीस की व्याख्या को ध्यान से सुन रही थी। उनकी मौजूदगी उस कमरे को एक तरह की कार्यक्षमता का आभास दे रही थी। मिस्टर वर्गीस, तटीय क्षेत्र में पाइपलाइन स्थापित करने में कितना समय लगेगा? उनकी आवाज शांत और स्पष्ट थी। मेज पर उल्टा रखा मोबाइल फोन 2 बार वाइब्रेट हुआ, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया। लेकिन जब वो बार बार वाइब्रेट करने लगा तो उन्हें लगा कि ये कोई असामान्य संदेश है। मीटिंग में मौजूद लोगों से क्षमा मांगते हुए हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने फोन उठाया। ये उनके पर्सनल असिस्टेंट का संदेश था। मैडम, ये तुरंत देखना जरूरी है। नीचे एक वीडियो लिंक था। हल्की नाराजगी के साथ कीर्ति ने उस लिंक पर क्लिक किया। वीडियो शुरू हुआ। सड़क का परिचित शोर, लोगों की बातचीत, वाहनों की आवाज। फिर जब कैमरा उस दृश्य पर फोकस हुआ तो कीर्ति की सांस एक पल के लिए रुक गई। वो उनकी अम्मा थीं, वही साड़ी, वही थका हुआ चेहरा। वीडियो के दृश्य उनके सामने एक बुरे सपने की तरह उभरे। पुलिस अधिकारी का चिल्लाना, अम्मा का डर से भरा खड़ा होना, फिर वो बूट वाला पैर ऊपर उठता और नीचे गिरता है और सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। कीर्ति की दुनिया उलट पुलट हो गई। कॉन्फ्रेंस हॉल की ठंडक उन्हें महसूस नहीं हुई। वर्गीस की आवाज कहीं दूर खो गई। उनका खून नसों में जम गया। फोन पकड़े हाथ कांपने लगे। पहले तो विश्वास नहीं हुआ। ये मेरी अम्मा नहीं, ये कोई और औरत है। मन ने हकीकत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उन्होंने अम्मा के चेहरे पर अपमान की छाया देखी, उस कुचले हुए टमाटर को उनके हाथ में देखा, तो उनका दिल टूट गया। अविश्वास की जगह एक जलता हुआ गुस्सा उमड़ पड़ा। एक्सक्यूज मी, गले में अटकते हुए भी आवाज निकली। 10 मिनट में दोबारा शुरू करेंगे।
किसी के चेहरे की ओर बिना देखे वो तेजी से कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकली। हर कदम भारी संयम के साथ था। अपने ऑफिस में पहुंचकर दरवाजा बंद करने के बाद ही उनकी सांस सामान्य हुई। दरवाजे पर टेक लगाकर उन्होंने आंखें बंद की। अम्मा का चेहरा फिर से मन में उभरा, उनकी आंखें भर आईं। लेकिन ये गुस्से के आंसू थे, असहायता के नहीं, बल्कि न्याय से वंचित होने की आग के आंसू। कांपते उंगलियों से उन्होंने अम्मा का नंबर डायल किया। दूसरी ओर फोन उठाने पर ललिता ने अपनी आवाज को जितना हो सके खुशमिजाज बनाने की कोशिश की। मौली, सोच रही थी कि तुमने फोन क्यों नहीं किया। कीर्ति की आवाज शांत थी, एक खतरनाक शांति। अम्मा कहाँ हो? घर पर हूं मौली, बस। अम्मा मुझसे झूठ मत बोलो। उस शांति में एक दरार पड़ी, आवाज हल्की सी कांपी। दूसरी ओर एक पल की खामोशी। मैंने सब देख लिया। जैसे ही कीर्ति ने यह कहा, फोन के दूसरी ओर से ललिता का दबा हुआ सिसकना सुनाई दिया। उसे सुनकर अपने सत्ता के किले जैसे उस बड़े ऑफिस में कीर्ति के चेहरे पर आंसू के साथ साथ लोहे जैसा एक दृढ़ संकल्प चमका। युद्ध शुरू हो चुका था। फोन रखने के बाद भी कीर्ति वही खड़ी रही। दूसरी ओर अम्मा का सिसकना धीमा होकर खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज उनके कानों में अब भी सुनाई दे रही थी। ऑफिस की खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कन की आवाज गूंज रही थी। भीतर का गुस्सा एक बाढ़ की तरह उनके पूरे शरीर को निगल रहा था। पहला ख्याल एक बिजली की तरह उनके दिमाग में कौंधा, एक फोन कॉल। जिला पुलिस प्रमुख को अभी बुलाओ, एसआई रविंद्रन। नाम पता करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। सस्पेंशन ऑर्डर कुछ घंटों में उसके हाथ में होगा। सत्ता के नशे से भरा सबसे आसान रास्ता, एक बेटी का बदला। वह कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। मेज पर रखी पानी की बोतल को गुस्से में फेंकने के लिए हाथ उठा, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। नीचे त्रिशूर शहर अपनी सारी व्यस्तता के साथ बह रहा था। लोग, गाड़ियां, दुकानें। इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर इसे शुद्ध करना ही था जिसके लिए उन्होंने ये पद चुना था, व्यक्तिगत बदले लेने के लिए नहीं। अम्मा का चेहरा फिर मन में उभरा। जिसने उन्हें सही गलत सिखाया, जिसने कहा कि एक पत्ते का कांजी पियो, लेकिन किसी और की आंखें नम मत करो। उस अम्मा को न्याय उनकी सत्ता की छांव में नहीं, इस देश की कानूनी व्यवस्था की ताकत से मिलना चाहिए। जिस तरह हर आम नागरिक को हक है, उसी रास्ते से अम्मा की यात्रा होनी चाहिए। उस रास्ते पर वो एक बेटी के रूप में छांव बनेंगी, सत्ता के रूप में नहीं। उस फैसले के साथ उनके भीतर का उफनता समुद्र शांत हो गया। उसकी जगह एक साफ नीले आकाश जैसा स्पष्ट लक्ष्य उनके मन में भर गया। बाकी बची मीटिंग्स रद्द करके वो घर की ओर चल पड़ी। जब सरकारी गाड़ी कलेक्ट्रेट से निकलकर शहर की भीड़ में घुसी तो अब तक देखे गए सारे दृश्यों को नए मायने मिलने लगे। सड़क किनारे व्यापार करने वाले हर चेहरे में उन्हें अम्मा दिखी। ड्यूटी पर तैनात हर पुलिस वाले में उन्हें रविंद्रन की गुंडागर्दी नजर आई। एक छोटा सा फ्लैशबैक जैसे बचपन की एक याद मन में आई। स्कूल की फीस देने के लिए पैसे ना होने का एक दिन। उस शाम अम्मा हमेशा से ज्यादा खुशी के साथ घर आई थी और उनके हाथ में एक नया नोटबुक थमा दिया था। आज अच्छा व्यापार हुआ मौली। उस दिन उनके चेहरे पर जो गर्व था, उसे उस आदमी ने एक पल में कुचल दिया। अम्मा के छोटे से घर के सामने गाड़ी रुकी तो कीर्ति को इंतजार करते हुए ललिता दरवाजे पर ही थी। रो रो कर सूजी हुई आंखें। बेटी को देखते ही अब तक दबा हुआ दुख फूट पड़ा। मौली, मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उन्होंने कीर्ति को गले लगाकर सिसकते हुए कहा। कीर्ति ने अम्मा को सीने से लगाया। ये एक सब कलेक्टर की सांत्वना नहीं थी, बल्कि एक बेटी का अपनी मां को दिया हुआ सहारा था। अम्मा नहीं, उस आदमी को शर्मिंदगी उठानी चाहिए। अम्मा ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने अम्मा की आंखें पोंछते हुए कहा, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। एक आम नागरिक को जो न्याय मिलना चाहिए वही अम्मा को मिलेगा। उस यात्रा में मैं एक बेटी के रूप में साथ रहूंगी। ललिता फिर रो पड़ी। उन शब्दों को सुनकर उन्होंने बेटी के चेहरे की ओर देखा। वहां उन्हें सत्ता का घमंड नहीं, बल्कि वही पुरानी न्यायप्रिय बेटी दिखी जिसे उन्होंने पाला था। उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई चिंगारी चमकी। दोनों ने अपना रास्ता चुन लिया था। पुलिस स्टेशन की मध्यम रोशनी में एसआई रविंद्रन अपने सहकर्मियों से अपनी करतूत को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। स्टेशन में उस वायरल वीडियो की ही चर्चा थी। ये सब तो होता रहता है। उस बुढ़िया को 2 बातें नहीं सुनाई तो वो वहां से हटेगी नहीं। ऊपर से सीनियर्स की डांट अलग, हमारी तकलीफ कौन समझेगा? उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था,
सिर्फ गुंडागर्दी थी। फिर भी रविंद्रन, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, एक बेचारी औरत को। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, एक कांस्टेबल ने कहा। अरे आजकल के बच्चे फोन लेकर कुछ भी शूट करके वायरल कर देते हैं। इसे देखने बैठे तो हम काम कैसे करेंगे? रविंद्रन ने इसे तुच्छ समझकर टाल दिया। उसी रात घर पहुंचने पर उसका इंतजार उसकी पत्नी की तीखी नजर कर रही थी। पड़ोस के घर से उसने भी वो वीडियो देखा था। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई एक बेचारी औरत के साथ ऐसा करने की? वो हमारी मां की उम्र की नहीं थी? उसने गुस्से और दुख के मिश्रित स्वर में पूछा। रविंद्रन का अहंकार वहां भी जाग उठा। तुझे कुछ नहीं पता, नौकरी का टेंशन तुझे नहीं समझ आएगा, तू बेकार में इसमें दखल मत दे, उसने अपनी पत्नी पर चिल्लाया। लेकिन पत्नी का वो सवाल, वो हमारी मां की उम्र की नहीं थी, माइनस उसके मन में एक छोटी सी खरोच छोड़ गया। उसने बाहर से स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस तुलना ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया। अगले दिन स्टेशन पहुंचने पर सर्कल इंस्पेक्टर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। सीआई का चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। रविंद्रन, तुमने कल किसकी टोकरी को लात मारी थी पता है? रविंद्रन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। किसी सड़क किनारे की सब्जी वाली बुढ़िया की? सीआई ने उसे घूरा, फिर धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए बोला, वह बुढ़िया हमारी नई सब कलेक्टर कीर्ति मैडम की मां है। वह शब्द रविंद्रन के सिर पर बिजली की तरह गिरे। उसके चेहरे का घमंड एक पल में गायब हो गया। उसकी जगह भारी झटका और अविश्वास ने ले ली। उसे लगा जैसे पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने जिसे अपमानित किया वो कोई साधारण सड़क किनारे की व्यापारी नहीं थी, बल्कि उसके सीनियर की मां थी। सत्ता के समीकरण एक पल में उलट पुलट हो गए। ठंडा डर उसकी नसों में रेंगने लगा। सीआई के कमरे से निकलते समय रविंद्रन के पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। शरीर पसीने से भीग गया, गला सूख गया। सब कलेक्टर कीर्ति मैडम, ये शब्द हथौड़े की तरह उसके दिमाग में चोट कर रहे थे। उसका डर अपनी गलती की गहराई को लेकर नहीं था, बल्कि आने वाले परिणामों को लेकर था। नौकरी चली जाएगी पक्का, सस्पेंशन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, शायद डिसमिसल तक, पेंशन, लोन, बच्चों की पढ़ाई। भविष्य की चिंताएं एक लोहे की जंजीर की तरह उसे जकड़ रही थीं। क्या गड़बड़ कर दी तूने रविंद्रन? उस वीडियो की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो गया, और अब ये पंगा? तू हमें सबको ले डूबेगा, सीआई ने हाथ फैलाते हुए कहा। उनका गुस्सा ललिता के साथ हुए अन्याय पर नहीं, बल्कि रविंद्रन की वजह से डिपार्टमेंट की बदनामी पर था। किसी तरह इस मुसीबत से बचना होगा। रविंद्रन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। औपचारिक शिकायत आने से पहले इस मसले को सुलझाना होगा, माफी मांगनी होगी, चाहे पैर पकड़कर ही क्यों ना हो। यह जीवित रहने की छटपटाहट थी, न कि दिल से निकला पश्चाताप। पुलिस सिस्टम में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसने ललिता का घर आसानी से ढूंढ लिया। उस रात यूनिफॉर्म की सत्ता के बिना साधारण कपड़ों में रविंद्रन ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही ललिता उसे देखकर एक पल के लिए डर से पीछे हट गईं। उनके पीछे कीर्ति भी थी। रविंद्रन ने दयनीय ढंग से उनकी ओर देखा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में हो गया, नौकरी के टेंशन की वजह से। मेरी नासमझी समझिए। वो उनके पैरों पर गिरने को हुआ, तभी कीर्ति आगे आई। उसके चेहरे पर गुस्सा या तिरस्कार नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दृढ़ता थी। मिस्टर रविंद्रन, आपको ये माफी यहां नहीं मांगनी चाहिए, उनकी शांत आवाज उस छोटे से कमरे में गूंजी। आपने मेरी अम्मा को सरेआम अपमानित किया, सैकड़ों लोगों के सामने। रात के अंधेरे में इस बंद कमरे में मांगी गई माफी न्याय नहीं, बल्कि बच निकलने की कोशिश है। अगर अपमान सार्वजनिक था तो माफी भी सार्वजनिक होनी चाहिए। उन शब्दों के सामने रविंद्रन टूट गया। उसने आंसुओं या सौदेबाजी की उम्मीद की थी। इतना दृढ़ रवैया उसने कभी नहीं सोचा था। बंद दरवाजे के सामने खड़े होने की तरह निराश होकर वो वहां से लौट गया। अगली सुबह ललिता कीर्ति के साथ उस पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ी। वही स्टेशन जहां रविंद्रन काम करता था। कीर्ति साधारण कपड़ों में थी। अम्मा को हिम्मत देते हुए वो थोड़ा पीछे खड़ी थी। जीवन में पहली बार पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता के रूप में आई ललिता के चेहरे पर घबराहट थी। लेकिन बेटी की मौजूदगी ने उन्हें जो हिम्मत दी वो छोटी नहीं थी। वो सीधे ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के पास गईं। मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। उनकी बात सुनते ही ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले के चेहरे पर एक तरह की ऊब छा गई। उसने समझौता करवाने की कोशिश की।
दीदी, ये सब बातचीत से सुलझ सकता है ना? एसआई रविंद्रन आपसे मिलकर माफी मांगने को तैयार है। हम क्यों बेकार में पंगा लें? उन शब्दों को सुनकर ललिता एक पल के लिए हिचकिचाई। उन्होंने मदद के लिए कीर्ति की ओर देखा। तभी कीर्ति आगे आई। उन्होंने अपनी पदवी नहीं बताई। एक सामान्य नागरिक की तरह जो कानून जानता हो, आत्मविश्वास के साथ बोली, भारतीय दंड संहिता के अनुसार यहां एक अपराध हुआ है। एक नागरिक के रूप में शिकायत दर्ज करना मेरी अम्मा का अधिकार है और उसे दर्ज करना एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य है। क्या आप अपने कर्तव्य का पालन करने से इनकार कर रहे हैं? उन शब्दों ने स्टेशन में एक पल के लिए खामोशी छा दी। औपचारिक युद्ध शुरू हो चुका था। कहानी एक साहसी मां और उसकी बेटी की न्याय की लड़ाई। उसके शब्दों में कानून की सख्ती सुनकर वो पुलिस अधिकारी हक्का बक्का रह गया। उसने अनमने ढंग से एफआईआर दर्ज करने के लिए कागजात निकाले। ललिता की शिकायत को आधिकारिक रूप से सब इंस्पेक्टर रविंद्रन के खिलाफ दर्ज किया गया। ये एक छोटी सी जीत थी। सब कलेक्टर की मां द्वारा एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने की खबर पुलिस और प्रशासनिक हलकों में जंगल की आग की तरह फैल गई। कीर्ति के फोन पर कॉल्स आने शुरू हो गए। पहला कॉल एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का था। कीर्ति, इस मामले को इतना बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? इससे पूरी पुलिस फोर्स की बदनामी होगी। हम विभागीय स्तर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कोर्ट और केस से बचा नहीं जा सकता? यह एक दोस्ताना अनुरोध के रूप में दी गई धमकी थी। अगला कॉल एक स्थानीय राजनेता का था। मैडम, वो अधिकारी हमारी पार्टी का समर्थक है, एक परिवार वाला इंसान है। उससे एक छोटी सी गलती हो गई, क्या हम उसे माफ करके छोड़ नहीं सकते? कीर्ति का जवाब सभी के लिए एक ही था, शांत और दृढ़। सर, ये मेरी शिकायत नहीं, मेरी मां की शिकायत है। वो एक सामान्य नागरिक के रूप में न्याय मांग रही हैं। उनकी इस प्रक्रिया में समर्थन करना मेरा कर्तव्य है। उसने कुशलता से सभी दबावों का सामना किया। मीडिया में यह खबर एक नया रूप ले चुकी थी। कलेक्टर की मां को सड़क पर अपमानित करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस जैसे शीर्षकों के साथ खबरें छपी। एक प्रमुख चैनल के रिपोर्टर ने कीर्ति से फोन पर संपर्क किया। मैडम, इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप अपनी पदवी का इस्तेमाल बदला लेने के लिए करेंगी? उस शाम कीर्ति का जवाब टेलीविजन स्क्रीन पर गूंज उठा। मेरी मां एक सामान्य नागरिक हैं। मेरा पद उनके लिए कानून द्वारा सुनिश्चित न्याय से बड़ा नहीं है। मुझे इस देश की कानूनी व्यवस्था पर भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। एक बेटी के रूप में मैं बस उनके साथ खड़ी हूं, बस इतना ही। उन शब्दों को सुनकर पूरा समाज उस मां और बेटी के पीछे खड़ा होने को तैयार हो गया। लेकिन साथ ही व्यवस्था की दीवारें उनके खिलाफ और मजबूत होने लगी थीं। सब इंस्पेक्टर रविंद्रन स्टेशन में अकेला पड़ गया था। कल तक जो सहकर्मी उसके कंधे पर हाथ रखकर बात करते थे, वे अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। फुसफुसाहटें और दबी छुपी हंसी उसे एक अजनबी बना रही थी। सब कलेक्टर का नाम शिकायत में आने के बाद वो सभी के लिए बोझ बन गया था, एक ऐसा आग का गोला जिसे कोई छूना नहीं चाहता था। काम पर यह अलगाव धीरे धीरे उसके अहंकार के किले को तोड़ने लगा। रातों की नींद उड़ गई। कीर्ति के शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते थे। अगर अपमान सार्वजनिक था तो माफी भी सार्वजनिक होनी चाहिए। पहली बार उसके मन ने स्वीकार किया कि उन शब्दों में कुछ सच्चाई थी। अब तक वो केवल बचने के रास्ते सोच रहा था, लेकिन अब उन शब्दों का न्यायबोध उसके मन में कांटे की तरह चुभने लगा। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को मोबाइल पर न्यूज डिबेट देखते हुए पाया। विषय था पुलिस और जनता के बीच संबंध। डिबेट में कीर्ति का बयान भी दिखाया जा रहा था। उसकी परिपक्वता और संयम भरे शब्दों को सुनकर उसकी बेटी ने अपने पिता की ओर देखा। उन आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं, बल्कि समझने की कोशिश में एक असहायता थी। पापा, अगर उस औरत की जगह दादी होती तो? यह सवाल रविंद्रन के सीने में एक कोड़े की तरह लगा। उसकी पत्नी का सवाल एक आरोप था, लेकिन 16 साल की बेटी का सवाल एक दर्पण की तरह था। उसमें उसे अपनी हरकत की कुरूपता दिखाई दी। पहली बार उसने ललिता को न एक सड़क किनारे की दुकानदार के रूप में देखा, न ही सब कलेक्टर की मां के रूप में, बल्कि अपनी मां के रूप में। यह विचार उसे तोड़ देने वाला था। अपने कमरे में दरवाजा बंद करके रविंद्रन शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी खाकी वर्दी की ओर घृणा से देखा। जनता की रक्षा करने वाला वो कैसे उनका अपमान करने वाला बन गया? उसने ये नौकरी क्यों चुनी थी? उसके सारे आदर्श कहां खो गए थे? शीशे में उसकी परछाई उसे ताने मारती हुई दिख रही थी।
उसने फोन उठाया और उस वायरल वीडियो को एक बार फिर देखा। इस बार वो उसे एक आरोपी की नजर से नहीं बल्कि एक दर्शक की नजर से देख रहा था। ललिता के चेहरे पर डर और असहायता, सड़क पर बिखरी सब्जियां, उसकी आवाज में अहंकार। हर दृश्य उसके मन में अपराध बोध की आग भड़का रहा था। पहली बार उसकी आंखें नम हुईं। उस अंधेरे में, फोन की रोशनी में रविंद्रन के चेहरे पर पश्चाताप की पहली किरण पड़ी। कीर्ति के सार्वजनिक रुख ने पुलिस विभाग पर भारी दबाव डाला। अब यह मामला किसी समझौते से खत्म नहीं हो सकता था। जनता और मीडिया हर कदम की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। जिला पुलिस प्रमुख ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। हम किसी तरह का ढक नहीं बर्दाश्त कर सकते, उन्होंने सख्ती से कहा। इस केस की जांच विभाग के सबसे ईमानदार अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए। जांच पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी DYSP मैथ्यू कुरियन के कंधों पर आई। बेदाग सेवा और राजनीतिक दबावों के सामने न झुकने की प्रकृति के कारण उन्हें विभाग में सभी सम्मान देते थे। मैथ्यू, मैं चाहता हूं कि यह मामला पूरी तरह नियमों के अनुसार हो, कोई कसर न छोड़ी जाए। विभाग की साख दांव पर है, पुलिस प्रमुख ने कहा। DYSP मैथ्यू कुरियन ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन रविंद्रन से पूछताछ के साथ नहीं। वो सबसे पहले शिकायतकर्ता ललिता से मिलने गए। एक पुलिस अधिकारी की गंभीरता के साथ नहीं बल्कि एक आम आदमी की वेशभूषा में, उनके घर पर। उस समय कीर्ति भी अपनी मां के साथ थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को देखकर ललिता पहले तो डर गई, लेकिन मैथ्यू कुरियन का व्यवहार नरम और सम्मानपूर्ण था। अम्मा, उस दिन जो हुआ उसे बिना डर के बताइए। आपकी बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कोई दबाव नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं, उन्होंने कहा। उनके इस रवैये ने ललिता को हिम्मत दी। अपनी बेटी की मौजूदगी में उन्होंने उस दिन की घटना को पूरी तरह बयान किया। उसमें कोई अतिशयोक्ति या नाटकीयता नहीं थी। ये एक साधारण औरत द्वारा झेले गए अपमान का सच्चा गवाह था। बोलते बोलते ललिता एक पीड़ित से एक साहसी गवाह में बदल गई। जाते समय मैथ्यू कुरियन ने कीर्ति से कहा, मैडम, आपका व्यवस्था पर भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा। हम उस भरोसे को कायम रखने की कोशिश करेंगे। ये एक आशा थी, ये आशा की व्यवस्था के भीतर भी कुछ लोग न्याय के पक्ष में खड़े हैं। कई दिन बाद ललिता फिर से अपनी दुकान पर लौटी। ये एक खामोश प्रतिरोध था, अपनी जगह को वापस हासिल करने की कोशिश। लेकिन इस बार उनका स्वागत घूरती नजरों से नहीं बल्कि सम्मान भरी मुस्कानों से हुआ। पड़ोस की दुकान का दुकानदार उनकी मदद के लिए आगे आया। एक नियमित ग्राहक ने सब्जियां खरीदने के बाद कहा, दीदी, हिम्मत से रहिए, हम आपके साथ हैं। उसी समय एक पुलिस जीप गश्त के लिए वहां से गुजरी। उसमें बैठा एक युवा पुलिसकर्मी ललिता को देखकर रुका। हमेशा की तरह गंभीरता से मुंह फेरने के बजाय उसने उनकी ओर देखकर हल्का सा सिर हिलाया। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन उसमें एक बड़े बदलाव की झलक थी। ललिता और कीर्ति की लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं रही थी। जब DYSP मैथ्यू कुरियन के ऑफिस से बयान दर्ज करने के लिए बुलावा आया तो रविंद्रन का दिल धक से रह गया। ये उन आधिकारिक कार्रवाइयों की शुरुआत थी जिनसे वो डर रहा था। पुराना रविंद्रन होता तो बचने के रास्ते तलाशता। वो दावा करता कि ललिता ने रास्ता रोका था और उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी। लेकिन कई दिनों के आत्ममंथन ने उसे बदल दिया था। उसकी बेटी का सवाल और शीशे में उसकी परछाई उसे सता रही थी। DYSP मैथ्यू कुरियन के कमरे में कदम रखते समय उसके पैर भारी हो गए। वह एक साधारण ऑफिस था जिसमें न धमकी की हवा थी न ही अहंकार का माहौल। मैथ्यू कुरियन ने शांति से उसकी ओर देखा। रविंद्रन, FIR स्पष्ट है, वीडियो भी स्पष्ट है। मुझे आपका पक्ष सुनना है। वास्तव में क्या हुआ था? रविंद्रन ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसका मन चिल्लाया कि ये झूठ बोलकर बचने का आखिरी मौका है, लेकिन एक दूसरी आवाज उस पर हावी हो गई। सच्चाई बोलने से मिलने वाली शांति के लिए उसका मन तड़प रहा था। उसने DYSP को सीधे देखा। सर, वीडियो में जो दिख रहा है वो सच है। वो रुका नहीं। मेरा गुस्सा, नौकरी का दबाव, मैंने उस गरीब औरत पर सब कुछ निकाल दिया। गलती मेरी थी, पूरी तरह मेरी गलती थी। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, अपनी हरकत को जायज ठहराने की कोशिश नहीं की। वो एक अपराधी की घबराहट के साथ नहीं बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने वाले इंसान की कमजोरी के साथ बोला। उसके इस कबूलनामे में सच्चाई थी और मैथ्यू कुरियन जैसे अनुभवी अधिकारी को यह समझने में देर नहीं लगी। आपका बयान दर्ज कर लिया गया है।
कानून अपना रास्ता लेगा। प्रक्रिया के तहत जांच पूरी होने तक आपको सर्विस से सस्पेंड किया जाता है। डीवाईएसपी के ऑफिस से बाहर निकलते समय रविंद्रन आधिकारिक रूप से सस्पेंड हो चुका था। कोई अख्तियार नहीं, कोई वर्दी नहीं। उसे हारे हुए की तरह सिर झुकाना चाहिए था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कई हफ्तों बाद पहली बार उसका मन शांत था। पकड़े जाने का डर खत्म हो चुका था। सच्चाई बोलने से मिली एक निर्मलता ने उसे घेर लिया था। वो पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था, लेकिन उस रास्ते पर उसने पहला कदम बढ़ा दिया था। रविंद्रन के सस्पेंशन की खबर फैलते ही मामले ने एक नया राजनीतिक रंग ले लिया। कीर्ति से बात करके नाकाम रहा स्थानीय राजनेता ने इसमें एक अवसर देखा। उसे न ललिता से कोई हमदर्दी थी, न ही रविंद्रन से। लेकिन एक सस्पेंड पुलिसकर्मी जो उसके क्षेत्र का वोटर था ने उसकी राजनीतिक बुद्धि को जगा दिया। उसने मीडिया को बुलाया। एक साधारण पुलिस वाले को एक आईएएस अधिकारी शिकार बना रही है। वो अपने पद का दुरुपयोग करके बदला ले रही है। ये सत्ता का दुरुपयोग है। इस बयान ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग ललिता की न्याय की लड़ाई को बदले का रंग देने की कोशिश करने लगे। कीर्ति इन राजनीतिक चालों पर नजर रख रही थी। वो समझ गई थी कि भले ही उसकी मां का केस कानूनी तौर पर आगे बढ़ रहा हो, असल समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। पुलिस और जनता के बीच की दूरी, अधिकारियों का मानसिक दबाव, सहानुभूति की कमी, यही असल कारण थे। सिर्फ रविंद्रन को सजा देना एक बीमारी के लक्षण का इलाज करने जैसा था। बीमारी को ठीक करना जरूरी था। उसने अपने पद का रचनात्मक उपयोग करने का फैसला किया। बदले के लिए नहीं, सुधार के लिए। उसने एक योजना का खाका तैयार किया। प्रोजेक्ट मैत्री, पुलिस और समाज, एक संवेदनशीलता कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों को संवाद, मानसिक दबाव कम करने और सहानुभूति के साथ व्यवहार करने की ट्रेनिंग देना। सड़क किनारे के दुकानदारों जैसे कमजोर वर्गों के साथ अच्छे संबंध बनाना, यही इस योजना का मूल था। वो अपनी मां के केस की बात करने नहीं, बल्कि इस नए प्रोजेक्ट को पेश करने के लिए जिला पुलिस प्रमुख से मिलने का समय मांगा। एक व्यक्तिगत समस्या से वो व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ रही थी। जिला पुलिस प्रमुख के ऑफिस में कीर्ति ने अपनी योजना को विस्तार से समझाया। उन्होंने इसे आश्चर्य और सम्मान के साथ सुना। उसी समय केस की प्रगति बताने के लिए डीवाईएसपी मैथ्यू कुरियन भी वहां आए। पुलिस प्रमुख ने वो प्रस्ताव मैथ्यू कुरियन की ओर बढ़ाया। मैथ्यू, इसे देखिए। सब कलेक्टर मैडम ने चर्चा के लिए ये लाया है। प्रस्ताव को देखने के बाद मैथ्यू कुरियन ने सम्मान के साथ कीर्ति की ओर देखा। ये शानदार है सर, यही हमें चाहिए। उस कमरे में एक नया गठजोड़ बन रहा था। जिला पुलिस प्रमुख, एक निष्पक्ष जांच अधिकारी और सुधार की शुरुआत करने वाली एक युवा आईएएस अधिकारी। उनके सामने अब किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। ये कहानी एक व्यक्तिगत न्याय की लड़ाई से सामाजिक बदलाव के मिशन में बदल रही थी। प्रोजेक्ट मैत्री को जिला पुलिस प्रमुख के ऑफिस में आधिकारिक मंजूरी मिली। कीर्ति के विचार को एक संकट से रचनात्मक ढंग से निपटने का रास्ता माना गया। इसे त्रिशूर शहर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने का फैसला हुआ। डीवाईएसपी मैथ्यू कुरियन को इसका प्रभारी बनाया गया। कीर्ति की लड़ाई अब व्यक्तिगत स्तर से एक आधिकारिक सुधार की ओर बढ़ रही थी। इस बीच सस्पेंशन पर घर बैठा रविंद्रन इन सभी खबरों से वाकिफ था। एक तरफ राजनेता उसके लिए मगरमच्छ के आंसू बहाकर बयान दे रहा था। दूसरी तरफ जिस औरत को उसने अपमानित किया, उसकी बेटी पुलिस वालों के लिए एक अच्छी योजना बना रही थी। ये तुलना उसके मन में एक बिजली की तरह गिरी। उसे समझ आया कि कीर्ति का मकसद उससे व्यक्तिगत बदला लेना नहीं था। वो उस व्यवस्था की खामियों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी जो रविंद्रन जैसे अधिकारियों को बनाती थी। उसका निजी कबूलनामा सिर्फ डीवाईएसपी के सामने था, लेकिन कीर्ति के शब्द सही थे। अपमान सार्वजनिक था। उसका हिसाब भी सार्वजनिक होना चाहिए। यह उसकी नौकरी वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि खोए हुए अच्छे विवेक के लिए था। मुझे एक काम करना है, अपनी शांति के लिए, उसने अपनी पत्नी से कहा। उनके चेहरे पर चिंता की छाया थी, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। अगले दिन दोपहर रविंद्रन उस सड़क पर पहुंचा जहां ललिता की दुकान थी। बिना वर्दी के अख्तियार के एक साधारण इंसान की तरह। कुछ दिन के अंतराल के बाद ललिता फिर से अपनी दुकान के साथ वहां जमी हुई थी। रविंद्रन सीधे उनके पास गया। उसे देखते ही आसपास के दुकानदार और ग्राहक खामोश हो गए। हवा में एक तनाव फैल गया।
कुछ लोग डर गए कि वो फिर से कोई समस्या खड़ी करने आया है, लेकिन रविंद्रन ललिता के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आसपास वालों के लिए साफ सुनाई दे रही थी। अम्मा। ये संबोधन सुनकर ललिता चौंककर सिर उठाई। उस दिन मेरी गलती के लिए यहां खड़े सभी लोगों के सामने मैं माफी मांगता हूं। एक बेटे की तरह मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। वो सिर्फ शब्दों तक नहीं रुका। उसने अपने थैले से ताजा सब्जियां, टमाटर, बैंगन, मिर्च निकालकर सावधानी से उनकी टोकरी में रखी। उस दिन जो उसने लात मारकर बिखेर दिया था, उसके लिए एक प्रायश्चित की तरह। ललिता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उनके सामने वो घमंडी पुलिस वाला नहीं, बल्कि अपनी गलती पर सच्चे मन से पश्चाताप करने वाला इंसान खड़ा था। उसकी आंखों की नमी उन्होंने देखी, उनका दिल पिघल गया। उन्होंने प्यार से सिर हिलाया। कोई बात नहीं बेटा, भगवान अच्छा करेगा। उन शब्दों को रविंद्रन ने एक आशीर्वाद की तरह लिया। आसपास खड़े लोगों के चेहरों का तनाव ढीला पड़ा। किसी ने धीरे से ताली बजाई, फिर बाकी लोग भी उसमें शामिल हो गए। कुछ मोबाइल फोन उस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन इस बार यह शर्मिंदगी का नहीं, पश्चाताप का जीवंत चित्र था। थोड़ी दूरी पर एक कार में बैठे डीवाईएसपी मैथ्यू कुरियन ये सब देख रहे थे। राजनेताओं के कोई दखल देने की आशंका में वो निगरानी के लिए आए थे। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके अनुभवी मन को छू लिया। उन्होंने फोन उठाया और कीर्ति को कॉल किया। मैडम, आप जीत गईं। सर, कीर्ति को समझ नहीं आया। न सिर्फ आपकी मां, बल्कि हम सब जीत गए हैं। रविंद्रन ने अभी ललिता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। दिल से निकली माफी। फोन के दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठी कीर्ति की आंखें नम हो गईं। न ताकत से, न कानून के जाल से, बल्कि एक इंसान के दिल में आए बदलाव से सच्चा न्याय मिला था। उसने और उसकी मां ने जो रास्ता चुना, क्षमा और संयम का रास्ता, वो सही था। रविंद्रन की सार्वजनिक माफी ने समाज के विवेक को प्रभावित किया, लेकिन आधिकारिक प्रक्रियाएं अपने रास्ते पर चलती रहीं। डीवाईएसपी मैथ्यू कुरियन ने अपनी जांच रिपोर्ट जिला पुलिस प्रमुख को सौंपी। उसमें सारी सच्चाई थी। रविंद्रन का सत्ता का दुरुपयोग, ललिता का बयान, वायरल वीडियो, रविंद्रन का कबूलनामा और अंत में उसकी सार्वजनिक माफी। विभागीय जांच समिति के सामने रविंद्रन का फाइल पहुंचा। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे नौकरी से निकालने तक की सजा हो सकती थी। समिति के कुछ सदस्य इसके पक्ष में थे। उनका मानना था कि समाज को एक कड़ा संदेश देना जरूरी है। लेकिन मैथ्यू कुरियन ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। सर, रविंद्रन ने गंभीर गलती की है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि बदलाव लाना भी है। वो अब सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा है। उसकी सार्वजनिक माफी किसी सजा से बड़ा सबक है, समाज और अन्य अधिकारियों के लिए। उसे पूरी तरह नष्ट करने के बजाय इस बदलाव को रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल क्यों न करे। उन्होंने कीर्ति के प्रोजेक्ट मैत्री का भी जिक्र किया। एक सब कलेक्टर की सोच बदला नहीं, सुधार को उन्होंने याद दिलाया। चर्चा के बाद समिति ने फैसला लिया। यह एक सामान्य सजा नहीं थी। रविंद्रन को नौकरी से निकाला नहीं गया। इसके बजाय उसे सब इंस्पेक्टर से हेड कांस्टेबल के पद पर डिमोट किया गया। उसे एक कम महत्वपूर्ण ग्रामीण स्टेशन में स्थानांतरित किया गया। साथ ही उसे नए शुरू होने वाले प्रोजेक्ट मैत्री के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेने का आदेश दिया गया। यह एक ऐसा फैसला था जो न्याय और दया का संतुलन था। रविंद्रन ने इसे नम्रता से स्वीकार किया। जब कीर्ति को यह खबर मिली तो उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान खिल गई। अपनी मां को बताने पर ललिता ने कहा, उसने अपनी गलती सुधार ली बेटी, यही काफी है। प्रोजेक्ट मैत्री का उद्घाटन त्रिशूर के पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ। जिला पुलिस प्रमुख कीर्ति सहित कई वरिष्ठ अधिकारी समारोह में शामिल हुए। मंच पर बोलते समय कीर्ति एक प्रशासक की गंभीरता में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नागरिक की तरह थी जो व्यवस्था पर भरोसा करती है। प्रशिक्षण के पहले सत्र ने सभी को चौंका दिया। नए पुलिस प्रशिक्षुओं से बात करने के लिए हेड कांस्टेबल रविंद्रन आया था। वर्दी के अख्तियार के बिना एक साधारण इंसान के रूप में वो उन युवाओं के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी कहानी सुनाई। नौकरी का दबाव, अहंकार, उसकी गलती, उससे उसे और उसके परिवार को हुई मानसिक पीड़ा और अंत में मिली सीख। उसके शब्दों में सच्चाई की आग थी। ये वर्दी आपको बहुत बड़ा अख्तियार देती है, उसने कहा, लेकिन इसकी असल ताकत इस बात में है कि आप सबसे कमजोर इंसान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
एक पल के अहंकार में मैंने वो सम्मान खो दिया जो मैंने सालों में कमाया था। आपसे वो गलती कभी ना हो। रविंद्रन के शब्द वो सीख थे जो कोई किताब नहीं दे सकती थी। पीछे की पंक्ति में बैठी कीर्ति और मैथ्यू कुरियन इसे सुन रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका मिशन अपना लक्ष्य पा रहा था। इस कहानी का खलनायक अब परिवर्तन का सबसे बड़ा सबक बन चुका था। 1 साल बाद त्रिशूर की उस सड़क में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन वहां के माहौल में बदलाव था। ललिता अब भी अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान के साथ वहां थीं, लेकिन पुरानी असहायता की जगह अब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान था। आसपास के दुकानदार और लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे। वो एक जीवटता का प्रतीक बन चुकी थीं। कीर्ति का प्रोजेक्ट मैत्री एक सफलता थी। इसे राज्य स्तर पर लागू करने का सरकार ने फैसला किया। बदले का रास्ता छोड़कर संयम का रास्ता चुनने वाली एक युवा अधिकारी के रूप में कीर्ति ने सम्मान कमाया। दूर एक ग्रामीण स्टेशन में हेड कांस्टेबल रविंद्रन अपनी नौकरी कर रहा था। एक दिन स्टेशन के सामने वैसी ही एक घटना हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी एक गरीब किसान से झगड़ रहा था। रविंद्रन वहां गया। उसने अपने वरिष्ठ का विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने शांति से दोनों से बात की और मामले को सुलझाया। उसने पूरी तरह सीख लिया था कि उसका अख्तियार लोगों की रक्षा के लिए है। उसका परिवर्तन स्थायी था। एक शाम अपनी आधिकारिक गाड़ी में जाते समय कीर्ति ने अपनी मां की सड़क को पार किया। ललिता को एक ग्राहक के साथ हंसते बोलते देखा। तभी वहां से गुजर रही एक पुलिस पेट्रोलिंग जीप का ड्राइवर ललिता की ओर देखकर प्यार से हाथ हिलाया। ललिता ने भी जवाब में ऐसा ही किया। ये एक साधारण दृश्य था, लेकिन उस साधारणता के पीछे उनकी असाधारण जीत थी। कीर्ति के चेहरे पर एक मुस्कान खिली। उसने समझ लिया कि न्याय का रास्ता कोई मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता नहीं है। यह एक यात्रा है, हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे साहसी और दयालु कदमों से आगे बढ़ने वाली यात्रा। इस शांत एहसास में उसका मन भर गया। आकाश में डूबता सूरज न्याय के नए सवेर के लिए रास्ता बना रहा था।